आज हमारे साथ है औरंगाबाद सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हिशाम उस्मानी साहब। सो वेलकम सर। मैं इस शो का नाम क्या रखने वाला हूँ पता है? 3 AM टॉक्स विथ हिशाम उस्मानी। हिशाम उस्मानी साहब दिन भर पैदल दौरा करने के बाद भी हम लोग को टाइम दिए। थैंक यू सो मच सर। वी वेलकम यू टू द शो एंड थैंक यू शेड फॉर स्पॉन्सरिंग द लोकेशन। कैसा फील कर रहे हैं सर आप? दिन भर दौरा करने के बाद अब ऐसा लगता है कि कल और जगहों से जाके मिलें ताकि हमारी बात उन तक पहुंच पाए। बॉडी से थोड़े से एग्जॉस्टेड ज़रूर लगते हैं, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो लोगों की फीलिंग्स हैं, जो इस वक्त एक टेम्पो बना हुआ है, एक जिस लड़ाई में हम हैं, तो उसमें ये लगता है कि कब हमको फिर से मौका मिले लोगों के बीच जाएं, उस बात को रखें और जितने हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। आप अभी तक के जितने भी लोगों से मिले आपके पैदल दौरे में, तो आपको क्या लगा कि कौन से मुद्दों पे इस बार का विधानसभा इलेक्शन होने वाला है औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशली? मेरे वैसे मैनिफेस्टो में तो कई बातें हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ लोगों के लिए, क्या देना चाहता हूँ जनता को, व्हाट आर माई एम्स एंड ऑल। लेकिन जो मुद्दा पिछले लगभग 2.5 सालों से मेरे साथ एक तरीके से जुड़ सा गया है, लोगों का मेरी तरफ देखने का नज़रिया या मुझसे मिलने का एक जो मकसद मुझे लगता है, वो जो हमारे पास जो रीनेमिंग हुई है, जिसको हम कहेंगे कि औरंगाबाद का नाम तब्दील करके जो संभाजी नगर किया गया, जिसके खिलाफ मैंने पिछले 2.5 साल से लगभग मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो लोगों का वही मुद्दा मुझे ज़्यादा मुद्दा मुझे देखने में आता है कि लोग मुझे यही पूछते हैं कि वो लड़ाई कहाँ तक आई। जब मैं उनसे कहता हूँ कि अब ये लड़ाई हमको पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, हमको इसमें विधानसभा में जाके इसकी आवाज़ उठानी है, ये हमारा जो नाम है इसको पॉलिटिकली ख़त्म किया गया, लीगली बैटल के अंदर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड्स हुए और किस तरीके से एक सबज्यूट करके हमारे इस नाम को ख़त्म किया जा रहा है, तो लोगों का एक, जब मैं कहता हूँ कि हमको लड़ाई लड़नी है, तो कहीं ना कहीं जब उनसे मेरा हाथ मैं पकड़ के बात करता हूँ, तो आई फील कि वो हाथ, वो जरा ग्रिप जो है उनकी, वो और मजबूत हो जाती है एंड पीपल गेट इमोशनल एंड समटाइम्स आई टू गेट इमोशनल इन दैट। तो एक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो इलेक्शन कैंपेन है कि एक काफ़ी एक इमोशनल उसके लिए चल रहा है, क्योंकि ये सिटी से कई लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब कई तो मुझे तो लगता है सभी लोगों को लगाव है और लोग वही सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में जो मेन मुद्दा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे देखने में आया, वो रीनेमिंग है और पीपल पीपल वांट कि वो नाम जो औरंगाबाद है वही हमारा बरकरार रहे, वो इसको हमको पूरी तरीके से जैसे पहले तो हुआ करता अभी था तो वापस मिल जाए। अभी तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि किसी का बाप भी नहीं बदल सकता, उनके स्टेटमेंट है। तो क्या लगता है अभी भी चांस है वापस से कुछ होने का? देखिए, जब औरंगाबाद का नाम उद्धव ठाकरे के बाप ने बदल दिया, तो जरूर किसी और का बाप भी आएगा जो वापस औरंगाबाद को लेके आएगा। जी बिल्कुल। अपनी लास्ट टाइम एक बार अपन मिले थे तो अपनी बात हो रही थी कि औरंगाबाद दक्षिण की खिड़की है। औरंगाबाद पॉलिटिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेटवे टू साउथ इंडिया। और वो हमने एमपी इलेक्शन में भी देखने मिला, और अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र का जो विधानसभा इलेक्शन है तो उसमें भी औरंगाबाद काफ़ी की रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी पार्टीज की यहाँ पर नजर है। तो मेरा सवाल ये है कि जो कल्ट फॉलोइंग है आपके अपोजिशन की, जैसा एक एमआईएम की है और शिवसेना की है, तो आप उस कल्ट फॉलोइंग को काउंटर कैसे करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। औरंगाबाद अगर हम देखें या हमको इसको स्टडी करें, जो यूथ्स हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के अगर हम देखते हैं, तो औरंगाबाद एक पीसफुल शहर था और यहाँ पे बड़ा एक दूसरे में कई कम्युनिटीज़ में एक प्यार भरा, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रिटी, आपसी भाईचारा था। लेकिन 1988 में आई रिमेम्बर कि बाल ठाकरे यहाँ आए और उन्होंने ये मुद्दा सामने रखा कि इस शहर का नाम मैं बदल देना चाहता हूँ। वहाँ से चीज़ें हमारी जो है वो चेंज होने लगी। उस वक्त तक औरंगाबाद जो है वो
फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया की जो लिस्ट थी उसमें अपनी जगह बना चुका था बड़ी मजबूती से और ग्रो कर रहा था। मुझे याद है, आई वाज क्वाइट यंग दैट टाइम, बट मुझे याद है कि मेरे पूना के और हैदराबाद के जो मेरे रिलेटिव्स थे, दे ऑल्सो वेर प्लानिंग समवेयर के हम औरंगाबाद शिफ्ट हो जाए। जी आज आप इमेजिन नहीं कर सकते कि समवन विल बी टेलिंग दैट मैं औरंगाबाद आना चाहता हूँ फ्रॉम पुणे और हैदराबाद। सही है। तो ये चीजें मैंने देखी है। और जैसे आपने सवाल पूछा कि इसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बीमारी होती है उसकी आपको जड़ में जाना पड़ता है। ये कल्ट आया कहाँ से, ये कल्ट के जो फॉलोअर्स है ये आए कहाँ से? अगर बात करें शिवसेना की तो इस मुद्दे से ये उभरा है। और मुद्दा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे इस मुद्दे को, जब तक ये चीज को मुझे नहीं लगता कि वापस हम ले पाएंगे। दूसरी बात रही कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर्स रहे फ्रॉम 2000 और समथिंग, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज में जो यहाँ पे हमेशा एक डोमिनेंस रखते थे, पॉलिटिकल डोमिनेंस रखते थे, कल्चरल डोमिनेंस रखते थे, लिटरेचर के अंदर उनका एक बड़ा रोल हुआ करता था, एक रिच माइनॉरिटी फ्लरिशिंग ये सिटी था। और इट वाज वेरी, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स थे। लेकिन कांग्रेस की कुछ गलत लीडरशिप जो आई ना है, मेरे ख्याल से 2000 और 90 से शुरू हो गया था लास्ट लास्ट वो दौर। उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटीज के लीडरशिप को खत्म करना शुरू किया, उसको जो है तो बिल्कुल साइडलाइन करना शुरू किया, जिसको हम कहेंगे सबस्टैंडर्ड लीडर्स उन्होंने लाने शुरू किए माइनॉरिटीज के अंदर उसमें, और लाके सिर्फ उसको पेश किया कि ये आपके लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को हम अगर बात करें तो उनके अंदर एक गुस्सा पनपने लग गया था। लेकिन दे वर हेल्पलेस, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुस्लिम लीग आ चुकी थी, बट उसके जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं अपनी जगह खो चुके थे, वो जगह नहीं बना पाए थे, दे वर लूजिंग द ग्राउंड। और कांग्रेस वो गेन करती जा रही थी, लेकिन वो गुस्सा बरकरार था। अगर आपको याद होगा तो पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कांग्रेस के ही मिनिस्टर के कार्यकाल में जब मुसलमानों ने एक, जैसे वो हर साल आपके जेल भरो दिया करते थे, तो उनको पुलिस ग्राउंड में ले जाके बड़ी बेरहमी से उनके ऊपर जो है तो अटैक किया गया था, असॉल्ट किया गया था। वो चीज भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के दिल में बड़ा घर कर गई थी। फिर उसके बाद कांग्रेस के ही मुखपत्र कहे जाने वाले, तो मतलब आपको माउथ ऐसा स्पीकर लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व आई करती एम है? कमिंग टू द पॉइंट। तो उसके जरिए मुसलमानों की जो मेन वर्शिप प्लेस है उसको आतंकवाद का अड्डा कहा जाना, और उनके बारे में ल्यूड कमेंट्स पास किए जाना, और वो जो सबस्टैंडर्ड लीडरशिप जो उन्होंने खड़ी की थी, उसकी वजह से मुसलमानों को वो सारी चीजें या वो जो वांट थी पावर, हर कम्युनिटी को पावर वांट होती है, एवरीबॉडी वांट्स, वो नहीं मिल पा रही थी। ये सारा गुस्सा और जो उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही थी, और वो भी बड़ी खामोशी से हो रही थी, जिसको हम मुंह चुप्पी हरकत कहते हैं कॉमन जबान के अंदर, तो दे वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, दे वांटेड टू बस्ट आउट। जैसे ही उनको एमआईएम का कोई ऑप्शन मिला यहाँ पे, आप देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम नहीं बढ़ी, लेकिन सिर्फ औरंगाबाद में क्यों बढ़ी? और इसके अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस लीडर्स का भी हाथ रहा है, कि जिन्होंने अंदर से उसको पुश किया। और साथ साथ जो आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी का इनको साथ होता है, वो भी एक स्पेक्टेटर होने के नाते, एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात में हमको कहीं ना कहीं ट्रस्ट आता है। शायद यही रीजन था मैंने आज तक एमआईएम ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाया। और ये एक सेंटिमेंट तैयार हुआ, जिसको हम कहेंगे कि जो आपने जैसा कहा कि फ्रॉम वन साइड एंड फ्रॉम द अदर साइड, इट वाज ड्यू टू दिस पोलराइजेशन और बिकॉज ऑफ दिस इशू जो रीनेमिंग का आ गया था। अब इसको हम कैसे काउंटर करेंगे? तो मैंने अपनी तरफ से जो बात कही है कि आई वुड लाइक टू रिजॉल्व द इशू। ये बीमारी को हम जब तक क्योर नहीं करेंगे, जो हमारे उसमें उठ गई है, जो आ गई है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। इसको टैकल करने के लिए आपको इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से ये पेशकश की है और एक बात रखी है कि औरंगाबाद जब ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना इसका एक पॉपुलेशन साइजेबल हो चुका है, कि यहाँ पे बड़ी आसानी से
बिना कोई नया सिटी बसाए, बिना कोई नया ऐसा डेवलपमेंट किए आप यहाँ पे 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कर सकते हैं, लाइक पुणे एंड पिंपरी चिंचवड, और हैदराबाद सिकंदराबाद, और लाइक मुंबई थाने। तो उसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने अपनी तरफ से ये प्रपोजल दिया हुआ है कि जो आपने सातारा देवलाई का जो गांव है उसको तो हमने आपके इसमें ले लिया कॉर्पोरेशन के अंदर, लेकिन उसके बाजू के जो गांव हैं जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे बाड़ापुर, गधेली, झालटा, उसके इधर आप आ जाएं तो मांडकी, मांडकी से आप आगे इधर से इस साइड से हीरापुर और सुंदरवाड़ी भी गांव आते हैं। फिर इसके इधर साइड आ जाएं आप तो सौंगी आता है, सौंगी से आप इधर साइड में आ जाएं तो फिर अशरफपुर आता है, अशरफपुर के बाद इस्लामपुर वाड़ी, यानी आफ्टर इस्लामपुर वाड़ी कम्स ओहर। और अगर आप नीचे चले जाए पैटर्न रोड की तरफ तो वालूज महानगर के कुछ गांव आपको नजर आते हैं, जैसे गोलवाड़ी है, उसके बाद आपका तीसगांव है, रांजनगांव है, पंडरपुर है, वालूज है। ये सारे जो गांव हैं अप टू नारायणपुर, ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना वास्ट हो गया, और इसमें बिल्डिंग्स भी बन गए, फ्लैट्स भी बन गए, और उनको भी बेचारों को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही जो उनको मिलना चाहिए। सिर्फ अगर हम थोड़ा सा नक्शे को रिवाइज करके ये सारे जो डेवलप हो चुके गांव हैं, फ्रिंज एरियाज, इनको ऑलरेडी सिडको ने डिक्लेयर किया हुआ है, झालर क्षेत्र, और इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड का तो प्रपोजल चल ही रहा है, उसको अगर हम मिला दें तो इस वक्त हमारे पास जो 126 वार्ड की जो स्थिति बनी है, एट द टाइम व्हेन आई वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट 126 वार्ड्स का हो चुका था, तो बड़ी आसानी से 200 के ऊपर वार्ड्स चले जाएंगे, और इन 200 वार्ड्स में यू कैन वेरी इजीली मेक 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वन विच इज द ओल्ड वन जिसको जो हम औरंगाबाद का नाम कहेंगे, और जो दूसरा है दैट वी कैन कॉल इट संभाजी नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है कि इससे दोनों सेंटिमेंट्स सेटिस्फाई होंगे, ये मसला हल होगा, और वापस हम फिर से वापस आएंगे 1980s की पोजीशन पे जहां से ये मसला शुरू हुआ था, कि दोनों सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई कर। अब एक बार जब आपके अंदर कोई चीज आ गई है तो उसको आपको टैकल उसी तरीके से, नॉट फिनिश इट फॉरवर्ड। तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो संभाजी नगर सेंटिमेंट रखने वाले हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, यहीं के लोग हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। औरंगाबाद का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है जिसका मैं भी फॉल वो बहुत ज्यादा कि ये होना चाहिए, उसको सेंटिमेंट को भी हमको लेना है, वरना ये कन्फ्रंटेशन हमेशा चलता रहेगा, और इसमें एमआईएम जैसी, शिवसेना जैसी पार्टियां अपना स्पेस ढूंढती रहेंगी। बीजेपी तो खैर उसका तो रोल ही वो बिल्ली का या बंदर वाली स्टोरी आती है कि वो ना इसको देती है ना इसको देती है, सारी रोटियां अपने हिस्से में ले लेती है। ये मसले को हल करके हम, मुझे लगता है कि इन पार्टियों की पकड़ ढीली होगी, फिर नया मुद्दा लाने के लिए इनको बहुत समय लगेगा, और इसके बाद वी कैन अगेन प्रोसीड जहां से हम रुके थे। डॉक्टर जफीक जकरिया का जो मॉडल चल रहा था, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, तो हम फिर से उस मॉडल को कंटिन्यू करेंगे, बट विद अ रिवाइज वर्जन। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं अपग्रेड वर्जन आ जाता है, तो उस वक्त जो उन्होंने मॉडल रखा था 1980s में, वो आज मुझे लगता है 2024-2025 में काफी हद तक, आज तक भी वो सफिशिएंट है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट जनरेशन प्रायोरिटी, तो मुझे लगता है कि अब एआई आ गया है, अब आईटी सेक्टर ज्यादा वो हो गया है, तो अब उसका नेक्स्ट वर्जन या अपग्रेड वर्जन हम आगे लाते हुए हमको टारगेट्स भी सेट करने पड़ेंगे। आपको लोगों को कुछ काम देना पड़ेगा, कुछ उनके सामने कुछ रखना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी, वो भागेंगे, कंपटीशन में आएंगे, उन लोगों का दिमाग लगा हुआ रहेगा। अगर आप उनको आइडियल छोड़ देंगे तो वो एक तरीके से, जैसे आपने बताया कि कल्ट के उसमें चले जाते हैं। मेरा टारगेट है कि हम लोग जो है एक पहले सॉफ्ट टारगेट, शॉर्ट टारगेट, उसको हम मुकर्रर करें, जिसमें मुझे लगता है कि हमसे पीछे या हमारी बराबरी में जो शहर हुआ करते थे उस वक्त, जैसे पूना, नासिक, नागपुर, इवन हैदराबाद, इनको अगर हम अपनी नजर के सामने रखें और इनको टारगेट रखें कि हमको औरंगाबाद को अब इससे आगे ले जाना है, ये पहली रेस हमारी इनसे होगी, तो यहाँ की जनता का भी दिमाग जो है वो पॉजिटिव उसमें जाएगा, ना कि इन पार्टियों की जो एक सियासत चल रही है इसको टैकल करने का। मुझे लगता है कि माइंड्स को आपको जो है उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी, एंड इन पॉजिटिव सेंस। और ये आपको ये लगता है क्या कि इंडिया में ओवरऑल देखेंगे अपन, इंडिया में डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है? जैसे अभी दो एग्जाम्पल्स है, एक तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम खतरे में, और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में। तो ये जो दोनों साइड के जो एक्सट्रीम्स है, तो इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से क्या आपको लगता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है?
देखिए, डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी को फिर से वापस मजबूत बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। डेमोक्रेसी कमजोर इन द सेंस कि इस वक्त जो रेजिम है और दूसरी जो साइड आप कह रहे हैं वो उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है, वो उन्हीं के आउटलेट्स है। जैसे आप कहेंगे कि आपको वेज पिज्जा लेना है या नॉन वेज पिज्जा लेना है, द बेस इज द सेम। उस पर आप ये कैप्सिकम और ये बाकी चीजें डालते हैं, और या फिर आप उस पर चिकन वो करते हैं। तो ये जो है इस वक्त जो रेजीम है, इन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी एक तरीके से ट्रैंकुलाइजर देके उसको एक तरीके से सुला दिया है या कमजोर कर दिया है। अब हमारा कोशिश रहेगी, हम जो इस मुल्क में आज जिंदा है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं वाकई में, नॉट लाइक द कांग्रेस पार्टी लीडर्स विच अर्लियर आई वाज इन, हमको ये करना पड़ेगा कि हमको उस पोस्ट को या उस मुकाम को जीतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हमारी नीयत साफ भी है तो हमको पॉलिटिक्स के उतर के हमको पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा, एंड देन सी टू इट कि डेमोक्रेसी सही तरीके से लागू की जा सके, लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मैं इसको ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। जिस वक्त लीडरशिप फिर से बाकी में सेकुलर आ जाएगी, डेमोक्रेसी विल बी द सेम, इट विल बी फ्लरिशिंग, इट विल बी ब्लूमिंग लाइक इट वाज एंड इट शुड बी। लेकिन इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि हमारे पास एक तो शॉर्ट टर्म हम लोग संघर्ष में बिलीव करने लगे कि हमने एक ट्वीट कर दिया, हमने एक फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर दिया। और आपको जब कोई लड़ाई लड़नी है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है, या किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ना है, किसी भी इनजस्टिस या गलत चीज के खिलाफ लड़ना है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है। इसीलिए तो आपको हार पहनाए जाते हैं जब आप पॉलिटिक्स में हैं, तो कि यू आर फाइटिंग फॉर द पीपल, दे बिलीव कि यू आर अ फाइटर फॉर देम। आप कितने साल से पॉलिटिक्स में? मुझे हो गए अप्रोक्सीमेटली पार्टी ज्वाइन किए हुए 2007 से आप लगा और उससे पहले आप 17 कॉलेज years. पॉलिटिक्स में थे? No, I was in college politics. I आपके was in business. कॉलेज कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपके सारे इंटरव्यूज काफी थोड़े से सीरियस होते हैं, तो थोड़ा कैजुअल। जी, स्कूल लाइफ खत्म करने के बाद, जैसे मैंने इससे कौन से स्कूल पहले, से पढ़े आप? मैं मॉडल हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, ओके। क्योंकि मेरी मदर जो थी वो आज़ाद कॉलेज में एचओडी थी, अच्छा। और जकरिया साहब का इंस्टीट्यूट था, एंड जकरिया साहब से भी हमारे फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन रहे, और मेरे दादा के साथ काफ़ी उनके वो थे, कॉर्डियल रिलेशन थे। और अपनी यूथ स्टेज में जकरिया साहब मेरे फादर, अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा रहा करते थे, तो इसलिए उनके स्कूल से मैं पढ़ा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो आई ब्रॉट फॉर्म ऑफ आज़ाद कॉलेज, क्योंकि ओके। यूजुअली इट हैपेंस कि आप एक इंस्टीट्यूट से निकलेंगे तो उसी के कॉलेज में आप जाते हैं। तो मैंने आज़ाद कॉलेज का फॉर्म लाया, जब फॉर्म लाया तो मेरे फादर से मुझे पूछा उन्होंने, ही वॉज अ डॉक्टर, कि तुमने कॉलेज का फॉर्म खरीद लिया? मैंने कहा मैं लेके आ गया आज़ाद का फॉर्म। वेरी आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो हम एक बंच ऑफ चिकन के जैसे रहते हैं, जैसे चिकन चिक्स के जैसा, कि हम साथ में जाना चाहते हैं कि हमारी रैगिंग वैगिंग ना हो, क्योंकि सुनने रहता है कि भाई रैगिंग होती है कॉलेज में, जी। और इसीलिए हम उसमें जाने एक्साइटेड भी थे और थोड़े डरे हुए भी थे। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत शॉकिंग बात की कि नहीं, तुम आज़ाद कॉलेज में नहीं, तुम मिलिन में जाओगे। आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो। व्हाई? सो ही टोल्ड मी कि नहीं, हमारा फैमिली जो है, हमारा परिवार जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ परिवार है, और बाबा साहेब के साथ हमारा एक नाता रहा है। वो तुम्हारे दादा ने भी उनके साथ काम किया है, क्योंकि मेरे दादा ने उनको पर्शियन टू अरबिक ट्रांसलेशन करके दिया था। मिलिन की जो जमीन थी वो निज़ाम से मिली थी, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पर्शियन में। एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ लेक्चरर ऑफ दीनियात इन मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूट, जो भड़कल के बाहर है जी। आपके आईटीआई के सामने। दैट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज इंटरमीडिएट कॉलेज। तो बाबा साहब को ट्रांसलेशन करवाना था, किसी ने मेरे दादा का रेफरेंस दिया, ही केम टू आवर हाउस, वो ट्रांसलेशन करके दिया। तो उसके बाद उसके सिलसिले में मल्टीपल टाइम्स बाबा साहब का हमारे घर आना हुआ, और फिर से रिलेशन बन गए। मेरे फादर को भी बाबा साहब बाय नेम जानते थे, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई मुझे, मैं भी बाबा साहब के इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ मिलिन से, और तुम भी वहीं से 11th-12th करो, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो तो आप जाओ। ठीक है, फादर की ख्वाहिश थी, तो मैंने मिलिन में एडमिशन लिया। वहाँ जब मैं गया तो काफ़ी डिफरेंस था। मैं एक मॉडल का जो कल्चर था, वहाँ ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के बच्चे थे। वहाँ पे जब मैं गया तो एस टी से समझ के, मतलब मुझे टाइम लगा थोड़ा सा अडॉप्ट होने, बट
मैं हो गया उसके अंदर अडॉप्ट। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन फिर से वापस मैं आज़ाद में आ गया, बीकॉम मेरा आज़ाद से हुआ, बट वो वो टाइम पे मेरा, आजाद कॉलेज कैसा था? आप एक इमेज क्रिएट बना सकते हैं हम लोग के लिए, बट हम लोग भी मैं आजाद कॉलेज से यस पास यस आउट आई है। टेल यू, मेरा एक्चुअली आज़ाद में जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी बहुत छोटी उम्र में मैं बिजनेस में आ गया था। ओके आई ओके। वॉज आई थिंक 16 और 17, 16 ओनली व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, आई केम इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और मुझे याद है कि मैं पहली बार जब मैं मेरे मुझे कुछ इनकम हुई और मैं इनकम टैक्स भरने गया, तो मेरे सीए, वो भी नए नए सीए बने थे, जयेश साहू जी उनका नाम है, आज ही इज अ वेरी रिनाउंड एंड वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने मेरी फाइल बनाई, सब कुछ की, एंड व्हेन ही सॉ माय एज, उन्होंने कहा आप तो 18 भी नहीं, एंड तो मैं आपका इनकम टैक्स नहीं दे सकता, सो यू जस्ट गो बैक एंड कम बैक टू मी व्हेन यू आर 18। तो मैं वापस चला गया। तो आज ये भी एक बात की सच्चाई है कि आई एम अ टैक्स पेयर फ्रॉम द एज ऑफ 18। नाइस। ठीक है। उसके बाद मैं, जब मैं ग्रेजुएशन ये सारा कर रहा था, तो मैं अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देता था, इसलिए मैंने सिर्फ एग्जाम देने के लिए मैं जाता था। तो आज़ाद से मेरा बहुत ज़्यादा वो नहीं, वहाँ कुछ दोस्तों से अलबत्ता मेरा एक ग्रुप बना है जो आज भी हमारा ग्रुप है, एंड वी आर स्टिल टुगेदर। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे सर थे, मुजीब सर थे, उन्होंने मुझे पढ़ने में इसमें काफ़ी, यानी मैं एक्चुअली बड़े नॉटी स्टूडेंट था अपने स्कूल डेज में, और इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मेरा रुचि नहीं थी, लेकिन मुजीब सर ने जो पढ़ाया उससे मुझे एक इंटरेस्ट आने लगा, मेरे मार्क्स थोड़े ठीक आने लगे, तो देन आई गेन कॉन्फिडेंस कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। उसके बाद एक अजहर इमाम सर हैं जो आज भी शायद मेरे ख्याल से क्लासेस लेते हैं, इमाम सर, इमाम्स कोचिंग क्लासेस, उनके पास मैंने सीईटी की तैयारी शुरू की, एंड आई गेव माय सीईटी, और मुझे अच्छे मार्क्स आए, और एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ है औरंगाबाद, वहाँ पे मुझे एमबीए में एडमिशन मिल गया। आपके कॉलेज लाइफ का सबसे फन डे कौन सा था कि आप यस लाइक यस, वो दैट्स मेमोरी? दैट वाज आई वाज कमिंग। ओके। तो मैंने ये 2 साल, क्योंकि मैं बिजनेस में थोड़ा सा सेट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहूँगा, इसलिए एमबीए के अंदर मैंने खुल के थोड़ा समय दिया, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आज भी एमबीए के जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा उनके हमारे रिलेशन हैं, उसमें हमने बहुत इंजॉय किया, उसमें पार्टीज हुआ करती थी, उसमें हम लोगों के नाइट आउट्स हुआ करते थे। एक गोल्डन रॉक्स हॉस्टल हुआ करता था आपके 7 हिल कॉलोनी के अंदर। मेरा घर तो यूनिवर्सिटी गेट के पास था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ जो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया से थे, मैं हॉस्टल में रहा करता था जाके, अच्छा अच्छा। क्योंकि आई यूज्ड टू एंजॉय दैट हॉस्टल लाइफ एंड ऑल, मतलब मुझे एंजॉय करना था। तो हमारा जो ग्रुप था वो बड़ा अच्छा था, और उसमें हमने बहुत एंजॉय किया, हर चीज़ को हम एंजॉय करते थे। जैसे हम लोगों को कभी फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे याद है कि हमारे सीनियर्स ने हमको बड़ा फनी ड्रेस पहन के आने को कहा था, और उसको भी हमने वो काफ़ी उसमें दिया। क्या पहने थे आपने? मैंने पहनी थी, मुझे याद है हम लोगों को दिया गया था कि एक वो मसा वसा समथिंग बनाओ ऐसा यहाँ पे, और वो मेरे ख्याल से कोई एक वो मछली वालों के जो कपड़े होते हैं ना, लुंगी पहन के आओ, अच्छा हाँ हाँ। लुंगी हो, उस पर टी शर्ट हो, और बेल्ट बांधा हुआ उस पर। ओके ओके तो ओके। इट वॉज वेरी फनी, तो हमने लेकिन उसको एंजॉय किया एक फैंसी सही ड्रेस है। जैसे। वो फोटो है आपके पास? हाँ होगी मेरे पास डेफिनेटली, विद माय फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे अच्छा दोस्त हैं अच्छा। अजय प्रवीण, ये उनके साथ मेरी फोटो होगी उसके अंदर। तो ऐसे मैंने कॉलेज में एमबीए कंप्लीट किया, फिर वापस मैं बिजनेस में आ गया, और 2002 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। आई गॉट मैरिड इन 2002 ओनली, और 2007 आते आते मुझे लगा कि एक एनजीओ भी मैंने स्टार्ट किया था मेरे दादा के नाम से, जो स्टिल देयर। वो काम करते करते मुझे लगा कि आई शुड जॉइन पॉलिटिक्स एंड आई शुड गो इनटू पॉलिटिक्स। व्हाट मोटिवेटेड यू? ये पिवट कैसे आया, लाइक फ्रॉम कॉलेज टू फ्रॉम लाइक फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स? कुछ एक ऐसा कुछ हुआ था लाइफ में? ना, ऐसा कुछ वो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे वर वेरी सीनियर टू मी, एंड दे वर कांग्रेसमैन, समवेयर मारवाड़ी, कोई ब्राह्मण थे, ये थे। उन्होंने मुझे देखा बिजनेस में कि मैं जो बिजनेस करता था उसमें एक मैं कमिटमेंट पे रहता था, और थोड़ा सा एक सारी चीज़ें, मेरा आउटलुक सेक्युलर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन पॉलिटिक्स, अब तुम पार्टी में। मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन करो। मैंने थोड़ा सोचा, मुझे लगा कि मेरी आइडियोलॉजी जो है वो सेक्युलर है, आई बिलीव इन नेशनल इंटीग्रिटी, एकता के अंदर। तो मैंने कांग्रेस चूज की, एंड आई ज्वाइन कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में काम किया, फिर किसान कांग्रेस में मैं वाइस चेयरमैन बनाया गया महाराष्ट्र का,
आई वर्क देयर, काफ़ी मैंने उसमें वो किया जो भी मुझे कर सकता था, आंदोलन और किसानों के लिए काम। उसके बाद मुझे प्रमोट किया गया ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में एज अ कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी बनाया गया मैं नेशनल, और यूपी का इंचार्ज बनाया गया, सेंट्रल यूपी का। और वहाँ जो है मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। आई वर्क देयर, आई वॉज द इंचार्ज ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, और वो भी योगी सरकार के अंदर उस एरा में। वहाँ काम करने के बाद मुझे औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई, एंड आई वाज मेड द सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ औरंगाबाद। यहाँ आने के बाद का मेरा सफ़र तो सबके सामने है कि मैंने कांग्रेस के अंदर कई इनोवेटिव आइडियाज़ लाए। एक ब्लूप्रिंट था मेरे पास। तो पहला तो ये था कि उनका जो ऑफिस था वो बहुत चरमरा गया था, वो बिल्कुल गिरने में आया हुआ था। और कांग्रेसी टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ के बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, वो उसको बनाते ही नहीं थे, बिल्कुल वो गिरता आ रहा था। कई मिनिस्टर्स यहाँ से होके गए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बनाया। कुछ मिनिस्टर तो ऐसे भी थे कि उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उसकी चेयर्स भी लेके चले गए पूरी उठा के। आई वॉज द नेशनल सेक्रेटरी, तो मैंने सारी चेयर्स लगवाई थी, विच बिकेम अ नेशनल न्यूज़। और वो भी मुझे लगता है कि वो जो मेरा एक पॉइंट था, पार्टी के पास एक एग्रेशन मेरा दिखा कि जिस वक्त वो कुर्सियां वहां से हटी थी, बड़े बड़े एमएलए यहाँ बैठे थे, लेकिन उन्होंने वो कुर्सियां नहीं लगाई। जैसे मुझे पता चला, मैंने 1 घंटे के अंदर नई कुर्सियां ला के सारी लगा दी। उसकी न्यूज जो बनी थी वो एएनआई पे और इस पर बहुत ज्यादा गई। और उस वक्त बीजेपी ढूंढ रही थी, क्योंकि इलेक्शंस थे लोकसभा के, सुभाष झांबड़ वॉज द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस हियर, लोकसभा कैंडिडेट। बीजेपी ढूंढ रही थी नेगेटिव न्यूज, लेकिन वो नेगेटिव न्यूज के साथ साथ मेरी पॉजिटिव न्यूज भी अटैच होकर चलेगी, विच मेड मी पॉपुलर, मोर पॉपुलर इन कांग्रेस ऑन नेशनल लेवल। फिर व्हाट चेंज्ड? आपका और कांग्रेस का जो हिस्ट्री है, फिर हुआ नहीं, क्या उसके ऐसा बाद मैं कि अच्छे से काम कर रहा था। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई चेंजेस लाए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, कई लोगों को, पढ़े लिखे अच्छे एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स, एमबीए, उसको उसके बाद आपके रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, इवन प्रोफेसर्स जो है मैंने कांग्रेस में ज्वाइन करवाए। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मजबूत किया। काफ़ी लोग जो है तो ज्वाइन करते जा रहे थे। कोरोना में काम किया। उसके बाद में जो है जो मुद्दे, जो डिमांड मुझे समझ में आई, वो सारे मुद्दे उठाए। और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मेरी कोशिश रह रही थी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाऊं। एंड मुझे लगता है कि एक हद तक हम कामयाब हो भी रहे थे। हेरिटेज के मुद्दे मैंने उठाने शुरू किए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत मिनिस्ट्रीज कांग्रेस के पास थी, 12 मिनिस्ट्रीज थी, कुछ एमओएस थी और कुछ कैबिनेट वर्क्स थी। उसके जरिए मैंने डेवलपमेंट के काम शुरू किए। मुझे सपोर्ट भी था यहाँ के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, लाइक अवताड़े साहब, मुगदिया साहब, आपके उत्तम सिंह पवार साहब, ना अनिल पटेल जी, नामदेव पवार साहब, ये सबका मुझे सपोर्ट था। और उसके बावजूद लेकिन, और एक इसमें एक मैं बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेता हूँ हमेशा, पृथ्वीराज चौहान साहब। वैसे मेरे मेंटोर रहे हैं, मेरे नेता रहे हैं विलासराव देशमुख साहब। मैं उनका कार्य करता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि जिंदगी भर हमेशा रहूंगा बिल्कुल उनका कार्य करता। बट उसके बाद वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई, वो एग्रेशन, वो जो सारा एक स्पार्क होता है लीडरशिप का, वो मुझे नजर नहीं आया। काम करते करते मैं तो बहुत आगे की सोच रहा था कि मुझे कांग्रेस को आगे ले जाना है। हमने एमआईएम के जैसे एक चैलेंज को भी यहाँ पे, उसको हमने बिल्कुल कॉम्बैट करके उसको पुशबैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की आइडियोलॉजी बीजेपी, अपने शिवसेना के साथ जाकर थोड़ी थोड़ी उनकी जैसी होने लगी थी। हिंदुत्व का जो बात चल रही है, आज भी बात होती है कि कांग्रेस ये सॉफ्ट हिंदुत्व पे चली गई, ये थोड़ा सा वायरस मुझे ज्यादा लगने लगा। और जब ये मुझे डाउट आया कि ये मेरे शहर का नाम बदलने वाले हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि आप इसमें ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो ये बहुत पार्टी को इसका नुकसान होगा, एंड इट विल बी हैजार्डियस, और यूपी बन जाएगा महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए। जैसे आपके बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद आज कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में संभल नहीं पाई है। लेकिन इन्होंने सब इस बात को अनदेखा किया। यहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने किस किस से डिस्कस किया, मुझसे नहीं किया डिस्कस। मुझे तो यही कहते रहे कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बट अचानक जब ये सरकार गिरने पे आई, सारे मिनिस्टर्स भाग गए आपके उद्धव ठाकरे के। मुझे डाउट था कि इसमें ये प्रपोजल आने वाला है। फिर भी मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, अपनी बेटी से डिस्कस किया कि देखो, मैंने, क्योंकि उन लोगों ने सफर किया है मेरे साथ। बात करें तो लोग शायद पॉलिटिक्स में एंजॉय करते हैं, मैं एंजॉय करने के लिए नहीं, मैं सर्व करने के लिए आया था, एक मोटिव से आया था।
मेरा मकसद पॉलिटिक्स में पैसे कमाना नहीं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड डू समथिंग गुड फ्रॉम माई साइड। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, और क्योंकि मैं समय नहीं दे पाया, मेरे बच्चों को नहीं समय दे पाया, मेरी वाइफ को समय नहीं दे पाया, मैं पार्टी के लिए भागता रहा, और उसमें पैसा टाइम हर चीज़ मैंने लगा दी। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर ऐसा कभी करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, आई वुड लाइक टू रिज़ाइन, आई वुड लाइक टू कि मेरे शहर का नाम बदला जा रहा है और मैं वहीं बैठा रहूँ, बिकॉज आई वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एंड आई डिडंट वांटेड टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ संभाजी नगर सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। तो मुझे लगा कि मेरी शिनाख्त के साथ, और ये अगर मेरी कम्युनिटी से जुड़ा नाम है तो इसमें क्या बुराई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया। मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी ने बहुत पॉजिटिवली दिया। उन्होंने यही कहा कि आपका जो फैसला है हमको लगता है कि वो सही है, वी आर विथ यू। व्हेन टू इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ योर लाइफ आर विथ यू, तो मुझे लगता है कि मुझे हिम्मत आई, और मैंने वो रेजिग्नेशन अपने जेब में रखा हुआ था। ये तो मुझे यही कहते रहे कांग्रेस के लीडर्स कि वी आर नॉट डूइंग इट, लेकिन 29 जून 2022 शाम 4:30-5 बजे टीवी पे आया कि नाम चेंज हो चुका है औरंगाबाद का और उस्मानाबाद। उस वक्त मैंने इनको कॉल किया, जो मुंबई में बैठे हुए लीडर्स थे, कि आपने ये ब्लंडर किया है और ये बहुत गलत चीज़ है जो आपने की है, यू लाइड टू मी। आप कह रहे थे, ये मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, जब मैं आपको कह रहा हूँ डोंट डू इट एंड यू आर गोइंग अहेड, ये गलत बात है, यू आर बैकस्टैबिंग अस, यू हैव डिस्ड अस। तो वो मुझे ब्राइब करने की कोशिश करने लगे, नहीं नहीं तुम खामोश बैठ जाओ, अभी देखो तुम्हारा कांग्रेस में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ये प्रेशर हमको लेना पड़ा, और तुमको जो भी अभी पहली एमएलसी आएगी आगे वो हम तुमको दे देंगे, तुमको असेंबली का टिकट मिलेगा, अभी सरकार आई तो तुमको हम हो सकता तुम मिनिस्टर भी बना दिए जाओ, तुमको प्रमोट करेंगे, महाराष्ट्र का फेस करेंगे आके, ये वो अब ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल मेरी वो सारी बातें एक तरीके से मेरे कान बंद हो चुके थे, उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाने लगी थी। एंड आई टोल्ड देम नथिंग डूइंग, एट नो कॉस्ट आई कैन एक्सेप्ट दिस एंड आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोस्ट, एंड आई रिजाइन। तो उनको लगा ये मजाक कर रहा है या कुछ वो कर रहा है या अभी ओवर रिएक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा तुम फोन बंद कर दो, अभी गाड़ी आ जाएगी, तुम कहीं घूमने चले जाओ, जैसे ये यूजुअली एमएलएस को ले जाते हैं। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। वो चेक करते रहे 5-5 मिनट से कि मैंने फ़ोन बंद किया है क्या, बट मैंने अपना फ़ोन बंद नहीं किया। मुझे सबसे पहले याद है, मुझे एक हमारे यहाँ के रिपोर्टर है रवि माताड़ी, मेरे गुड फ्रेंड है, वो उस वक्त शायद पुढ़ारी में हुआ करते थे। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि सर ऐसे ऐसे हो गया है, आपने क्या इस पे वो किया, तो मैंने उनको डायरेक्ट बता दिया कि आप रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। शाम तक ये न्यूज़ फैल गई और इनको लगा कि शायद चलो थोड़े दिन के बाद इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले सबसे पहले पोस्ट से रिजाइन किया, पार्टी से रिजाइन नहीं किया। फिर मैंने दिल्ली कंप्लेन की कि ये लीडर्स ने ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किया है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती। तब मुझे ये कहा गया कि पार्टी की पॉलिसी बन गई, तुम विरोध मत करो। पॉलिसी जो होती है इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट इन जस्ट इन एयर। ये कोर कमेटी डिसाइड करती है किसी भी पार्टी की, जो डॉक्यूमेंट सबसे टॉप लेवल की जो कमिटी होती है उसके पास होता है, विच इज द नेशनल कमिटी, और वो पर्कुलेट होती है ओरली नीचे कार्यकर्ताओं के, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी, बट इट इज डॉक्यूमेंट, इट्स समवेयर केप्ट इन द सेफ। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि पार्टी की पॉलिसी कब बदली। जब अभी तक मैं आज 16-17 साल से काम कर रहा हूं पार्टी के अंदर, तो मुझे तो ये पता था कि हमारी पॉलिसी की है कि वी विल नॉट गो इन रीनेमिंग, एनी रीनेमिंग, हम इंटर नहीं करेंगे। तो इसमें हमने इंटर क्यों किया? आपने नींव का पत्थर हिरा दिया। तो वो उसका जवाब तो मुझे नहीं दे पाए। फिर मेरा मैंने 1 महीना फॉलोअप किया, सोनिया गांधी को चिट्ठियां लिखी, दिल्ली हाईकमांड को चिट्ठियां लिखी, बॉम्बे दिल्ली गया भी। उन्होंने एक शोकॉज नोटिस निकाला ये लोगों को, और शोकॉज नोटिस निकालने के बाद इन लोगों को उसको दबा देना चाहते थे। एक सिंगल 1 पर्सन कमिटी अपॉइंट की मैडम गांधी ने, उन्होंने मुझसे भी बात की, स्टिल आई हैव दैट कॉल इन माय फोन। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। मैंने कहा आप आए देखिए, ये गलत हुआ है। बट शायद उनको बॉम्बे में ही किसी तरीके से रोक दिया गया, वो औरंगाबाद नहीं आए कभी। और फिर मुझे बाद में दिल्ली के ऑफिस से ये कहा गया कि मिस्टर उस्मानी ये बहुत बड़े लोग हैं, आप इसको अपोज नहीं कर सकते, इसको हम कैसे वो करेंगे अफोर्ड यूं त्यों, तो आप इसको जाने दें, पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा वो करें। बहरहाल मैंने उनसे एक ही बात की, जो सीनियर्स मेरे सामने थे, एआईसीसी के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे,
पोस्ट बिहेवियर्स, मैंने उनसे एक ही कहा कि जस्ट गिव मी वन आंसर, कि अगर आज गांधी होते, नेहरू होते, इंदिरा गांधी होती, सरदार पटेल होते, राजबहादुर शास्त्री, मौलाना आजाद, अंबेडकर, जो भी आप जिनको अपना स्तंभ मानते हो, बेस मानते हो, तो क्या आपको वो इस रीनेमिंग पॉलिसी में जो आप गए हो जाने के लिए अलाउ करते? आंसर मी दिस। उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी से मुंह नीचे करते हुए कहा कि मिस्टर उस्मानी अनफॉर्चुनेटली नो। तो मैं कहा दैट्स नॉट व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये आपकी गांधी की सोच नहीं हो सकती जो आपने की है। और मैं आपके साथ ये सोच के जुड़ा था कि आप गांधीवादी हो, आप गांधी, अंबेडकर और नेहरू की सोच रखने वाले लोग। अगर आपके अंदर से वो विचारधारा मर गई, वो सोच मर गई, तो मेरा आपका क्या नाता रहा? हेंस आई रिजाइन फ्रॉम द पार्टी प्राइमरी मेंबरशिप एंड आई मूव्ड आउट। और उसके बाद मैंने ये केस भी कंटेस्ट किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट्स ऑल द हिस्ट्री यू हैव इन फ्रंट ऑफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो और है, लेकिन अपने पास थोड़ा टाइम कम है। सो कमिंग बैक टू इलेक्शंस, आपके कुछ अपोजिशंस है जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, इलेक्शन हराने के लिए खड़े हुए। इस पे आपका क्या कहना है? अब जिसको अपनी हार समझ में आती है सामने, वो तो किसी के ऊपर यही इल्जाम लगाएगा। देखिए, इस वक्त सारी चीजें मेरे सामने नेगेटिव में थी। सरकार मेरी कोई है नहीं, क्योंकि मैं कुछ पार्टी में नहीं। मैंने किसी पार्टी का टिकट एक्सेप्ट नहीं किया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे पार्टियों से ऑफर था। अब ये माने ना माने, लेकिन इनके सीनियर लीडर्स ने मुझे कई ऑफर दिए कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं और आप हमारे कैंडिडेट हो जाए। मैंने उनको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज किया कि आपकी कौन सी पार्टी? सबकी पास है। अब वो मानेंगे नहीं, मैं आपके कैमरे पे कहूं तो वो कहेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई ऑन रिकॉर्ड तो होता नहीं, कोई पत्र तो देता नहीं, कोई ना जी। कोई आके आपसे डिस्कस करता है। बट कांग्रेस के लीडर्स थे, एनसीपी ओके। के लीडर्स थे, उनको यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। दिस इज अ फैक्ट, दैट्स व्हाई दे मूव्ड इन द अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो उनका ये था कि हम आपको टिकट मैंडेट देना चाहते हैं, टिकट देना चाहते हैं। मैंने उनसे एक ही बात की कि मैं आपका टिकट नहीं दे सकता, बिकॉज आपकी सबकी पॉलिसी हो गई है कि औरंगाबाद को संभाजी नगर कर देना। जब औरंगाबाद को संभाजी नगर आप कर देना चाहते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपकी पार्टी का एमएलए बनूं और वहां पे वापस मैं बिल लाना चाहता हूं, क्योंकि ये सियासी तौर से ही मुझे अब लगता है कि नाम वापस लिया जा सकता है। कोर्ट में चल रहा है केस, इसको बहुत डैमेज किया है। आई एम फाइटिंग विद ऑल माई स्ट्रेंथ। इसके अंदर मैंने किसी से पैसा भी नहीं लिया था कि कल मुझे कोई ये बोले कि यार तुमने पैसे की बर्बादी कर दी, ये कर दी। नहीं, आई एम फाइटिंग इट फ्रॉम माई साइड। अगर ये केस जीतते हैं तो सबकी जीत है, और खुदा ना खास्ता इफ वी लूज, अकेले हिशाम उस्मानी का लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि दिल में सबके कि औरंगाबाद हो। तो अगर अभी वो जो औरंगाबाद सुप्रीम कोर्ट वापस, की जो आई थी हियरिंग, तो वो आपके केस की नहीं थी, वो दूसरी थी? नहीं, पहले एक एनसीपी के और कांग्रेस के दो लोगों ने जाके इस केस को खराब कर दिया। ओके। उन्होंने इस केस को पहले तो हमसे ये कहा कि हम नहीं जा रहे, दे वेंट विदाउट टेलिंग अस। इवन यहाँ की कुछ बॉडीज हैं जो इसको मॉनिटर कर रही थी, जो है, उनको भी उन्होंने ये कहा हम नहीं जा रहे हैं। फिर वो गए, खामोशी से केस डाला, उसकी डेट लगवाई, और तारीख के दिन वो हाजिर ही नहीं हुए, ना उनके वकील हाजिर हुए। वो केस उड़ गया सीधा सीधा। वो उड़ने के बाद में हमारी जब तारीख आई सिटी की, डिस्ट्रिक्ट तो मेरा अभी भी रुका हुआ है, जी। तो उसमें कोर्ट ने हमारे को यही कह के उड़ाया या उसमें से डिस्पोज किया कि इससे पहले की एक याचिका हम डिस्पोज कर चुके हैं। यानी हमारे मेरिट पे नहीं ओके। वो ओके। हुआ, उनका आधार देके हमको उड़ा दिया गया। दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ अ गेम। अब जो है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए नाम के लिए बिल लाना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू टेक 1 or 2 more मिनट्स कि ये जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसमें कुछ रेवेन्यू लॉज को यूज किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंटली इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की 1953 की गाइडलाइंस को यूज किया जा रहा है, जो ब्रॉड प्रिंसिपल से एक एडवाइजरी जैसी निकली थी। उसमें सबसे पहले यह है कि किसी शहर का नाम बदला जाना है तो असेंबली में उस स्टेट के एमएलए के जरिए बिल लाया जाना चाहिए। उस बिल पे चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद जो है उस पर वोटिंग होगी, सिंपल वोटिंग, और वोटिंग के बाद जो है तो वो अगर पास हो जाता है तो सेंटर के पास वो अप्रूवल के लिए जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एमएलए हो जो ये बिल लाने की कैपेसिटी में हो या ला सकता है। और फिर उसके नीचे बाकी सारी लाइंस हैं दी हुई जिसके ऊपर हम केस लड़ रहे हैं कि ये भी फॉलो नहीं हुआ सारा।
कि हिस्टोरिक जगहों के नाम नहीं बदले जाने चाहिए, एक शहर के मतलब उस शहर का उस नाम का उस स्टेट में कोई गांव भी नहीं होना चाहिए, महापुरुषों के और नेशनल हीरोज के नाम से गांव शहरों के नाम नहीं बदले जाने चाहिए, लोकल पेट्रियाटिज्म या लिंग्विस्टिक रीजन के हिसाब से नाम नहीं बदले जाने चाहिए, डिटेल रीजन दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारा इसमें उल्टा हुआ है, तो वो हम केस लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरी साइड से देखें तो आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बिल लाए जा रहे हैं एमएलए के जरिए, एमएलए के जरिए, वो राइट विंग ग्रुप्स के हैं, और चाहे उसको बीजेपी हो या कोई भी राइट विंग ग्रुप हो, वो ही बिल लेके आ रहा है। सेकुलर पार्टीज के किसी एमएलए के जरिए आज तक कोई भी ऐसा बिल नहीं लाया विच इज रिवर्सेबल, क्योंकि वो रिवर्स कर रहा है चीजों को। अब यहां अगर आप देखें तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, शिंदे गठ, अजित पवार गठ, ये सबने नाम बदल दिया। इनकी पॉलिसी है संभाजीनगर करना, तो इनका तो कोई एमएलए ला ही नहीं सकता ना। इनका अगर एमएलए लाने की कोशिश करेगा तो ये कहेंगे जस्ट मिस्टर प्लीज सिट डाउन, इट गोज अवे अगेंस्ट आवर पॉलिसी। तो जब ये पॉलिसी के खिलाफ है तो वो कैसे ला पाएगा? इसलिए मैं इनका एमएलए बन के जाना नहीं चाहता। अगर हमको एमआईएम पे भरोसा हो तो 2.5 साल से तो एमआईएम के 2 एमएलए ऑलरेडी असेंबली में बैठे हैं, ये जब से मैटर चल रहा है। व्हाई डिडंट इट ब्रॉट द बिल? उस पर तो उन्होंने कभी मुंह भी नहीं खोला, इंक्लूडिंग द एमपी ऑफ 2 एमपीज ऑफ एमआईएम, उन्होंने भी पार्लियामेंट में इसमें बात नहीं की। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जब एनओसी आई थी, जब सेंट्रल स्टेट से सेंट्रल प्रपोजल गया था अप्रूवल के लिए, क्या उन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया? तो पता चला कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया गया है। तो हम किस पे ट्रस्ट करें? इसीलिए मैंने इस इलेक्शन को इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करने का इरादा किया, एंड आई एम कंटेस्टिंग एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और बात करें नाम की, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, लोगों में गुस्सा है, लोगों में ये भावना है कि ये नाम वापस आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर ये मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि मुद्दे दूसरे थे। लोकसभा चुनाव के अंदर सीएनआरसी से रिलेटेड, फार्मर्स के इश्यूज से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड, नेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर किए जाने की बातें हो रही थी, तो ये सारे मुद्दे थे जिसपे हर कम्युनिटी साथ आई और उन्होंने वोट किया। लेकिन जब बात है असेंबली इलेक्शंस की, तो एटलीस्ट औरंगाबाद में ये इशू बहुत प्रोमिनेंट है। तो सर, अभी आपने कहा कि आप इंडिपेंडेंट, आपने डिसीजन लिया कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास इस वक्त अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं कांग्रेस से बाहर लेके निकला था, उसको मैंने अभी भी बहुत लोगों को इंटैक्ट रखा हुआ है। चैलेंजेस है, जैसे पार्टी होती है उसमें कई आपको फंड्स होते हैं, ये होते हैं, ये सारा इलेक्शन जो हो रहा है ये मेरे अपने पर्सनल उससे हो रहा है, एक्सपेंसेस से हो रहा है। सेकंड थिंग जो है, हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो पार्टियां हैं, और जो इतनी एक जिसको कहेंगे एक बारबरिक मशीनरी है गवर्नमेंट, वो सारी, ये सारे चैलेंजेस हैं। दूसरी चीज़, इसमें ब्लेम गेम भी होंगी, और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिक्स गंदी तरीके से की जा रही है, these are all the challenges which we are facing, और we are trying to combat with it. और अगर आप ये इलेक्शन जीतते तो सबसे पहले आप कौन से मुद्दे को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे? अपार्ट फ्रॉम नेम चेंज, कौन से डेवलपमेंटल इश्यूज पे आप फोकस करेंगे? मेरा सबसे पहला तो, जैसे आपने खुद ही उसमें बात कहा कि नेम चेंज, तो मेरा ये इस मुद्दे को जाके लड़ना, यही मेरा मेन मकसद है। इसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे कोई रोके नहीं। लेकिन एक बात और मैंने साफ की है कि आई बीइंग वर्कर और a person, political person of secular ideology, एक सेकुलर आइडियोलॉजी का कार्यकर्ता होने के नाते, आई बिलीव इन गांधी, आई बिलीव इन बाबा साहेब अम्बेडकर, आई बिलीव इन मौलाना अबुल कलाम आजाद, आई बिलीव इन नेहरू, आई बिलीव इन फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा विच वी कॉल इन महाराष्ट्र, and I'm a very much strong admirer of Dr. Rafiq Zakaria, one of the local leader from here. तो मुझे लगता है कि मैं, अगर कोई सेकुलर गवर्नमेंट बना रहा है स्टेट में, कोई भी, भले वो सो कॉल सेकुलर, मैं उनको लिखता हूँ अक्सर, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये लगता है कि इस मुल्क में या स्टेट में सेकुलर सरकार होना जरूरी है। अब ये जो मेरा मुद्दा है नेम चेंज का, इसको मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहूँगा, इससे मैं बिल्कुल पार्ट ऑफ नहीं करना चाहूँगा, इसको मैं रखना चाहूँगा। इसको सॉल्व करने के बाद
मेरे जो मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स हैं उसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमको जकरिया साहब का नया वर्जन जो उनका वो था, मॉडल था डेवलपमेंट का, उसको लेके आ रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि जो बेसिक काम है वो भी नहीं हुए हुए आज तक। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो पानी का जो मसला है औरंगाबाद में, उसको किस तरीके से हम हल कर सकें कि यहाँ पे पानी अनइंटरप्टली डेली मिल सके लोगों को। क्योंकि जायकवाड़ी है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है हमारे पास, बट कुछ ना कुछ लीडरशिप के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम पानी नहीं मिल पा रहे हैं। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक स्टैब्लिश करना चाहेंगे, या अगर क्लिनिक डिस्पेंसरी हो तो उसकी अवस्था सुधारी जाए। मैंने तो, अब मैं घूम रहा हूँ कैंपेन के अंदर, मैं पूछता हूँ यहाँ क्लिनिक है, तो 60-70% मुझे ये जवाब मिलता है कि नहीं, यहाँ क्लिनिक नहीं है, और कहीं अगर मिलता भी है तो कहते हैं साहब वो बंद पड़ा है, डॉक्टर नहीं है वहाँ। तो हम चाहेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक हो। थर्डली, हर मोहल्ले के अंदर हम चाहेंगे कि हेल्थ क्लब्स कायम हो, क्योंकि यूथ को आपको एनर्जी के लिए, उनकी एनर्जी को बस्ट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फोर्थली, हम चाहेंगे कि हर मोहल्ले के अंदर उसमें कम से कम एक छोटी सी क्यों ना हो एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश। जब तक आप चीजें देंगे नहीं और फिर आप यूथ को ब्लेम करेंगे कि वो ये बाहर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको उनको देना पड़ेगा। फिफ्थ, हम चाहेंगे कि टॉयलेट्स की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, स्मार्ट सिटी ये वो, लेकिन हमारे शहर के अंदर टॉयलेट्स भी नहीं है प्रॉपरली। फोर्थली, हम चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, ये औरंगाबाद ये एक टूरिज्म कैपिटल है, और मैंने अपनी एक डिमांड रखी हुई है 2012 से कि यहाँ टूरिज्म कॉरिडोर होना चाहिए। 70 साल में आज तक यहाँ टूरिज्म कॉरिडोर नहीं बन सका। तो मैं चाहूंगा कि उस डिमांड को परस्यू करते हुए औरंगाबाद में टूरिज्म कॉरिडोर बने, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और हमारा पर्यटन व्यवसाय ये बढ़े। फोर्थली, हम चाहेंगे कि हमारे पास टैलेंट है, काम करते हैं लोग अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज नहीं रखे जाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हम चाहेंगे कि हम नए नए क्लस्टर्स यहाँ पे बनाएं, जिसके अंदर चाहे फर्नीचर हो, चाहे आपके हैंडलूम्स हो, हमारी टेक्सटाइल हो, या फिर आपका हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ हो। हमारे पास यहाँ फार्मर्स के पास कुछ ऐसे है, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल होता है लेकिन वो वेस्टेज में जाता है, तो हम चाहेंगे कि उसका भी फायदा हम करें, और किसी न किसी तरीके से शहर में पैसा आए, शहर में पैसा खेले, इकोनॉमी बूस्ट हो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हम डालना चाहेंगे, कोल्ड स्टोरेज को हम बढ़ावा देना चाहेंगे। उसके बाद एजुकेशन हब हम यहाँ कर सकते हैं, आईटी सेक्टर को यहाँ बढ़ाना चाहते हैं जाके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि औरंगाबाद के पेरिफेरी में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालूच, शेंद्रा, अभी उसको शेंद्रा बिडकिन डीएमआईसी का नाम दे दिया गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि औरंगाबाद के अंदर अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने कुछ जॉब फेयर दिए थे, तो मुझे ये ध्यान में आया कि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। मैंने आपको तो, क्या लगता है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मसला है या लोगों के पास स्किल सेट नहीं है जॉब्स के लिए? मुझे लगता है कि औरंगाबाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ जिसको हम कहेंगे लैक ऑफ लीडरशिप और इच्छा शक्ति, जो पॉलिटिकल विल हम कहते हैं, अगर पॉलिटिकल विल आ जाए तो चीजें सुधारी जा सकती। जनता तो वोट दे रही है, लेकिन उनकी भी कहीं तो कहीं हो रही है कि वो कैरिड अवे हो जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने पिछले उसमें बात की थी कि हिंदुस्तान में जब चुनाव होते हैं तो सिर्फ 15 दिन के होते हैं। जैसे अभी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हुआ और 15 दिन के अंदर चुनाव हो गए, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि यूएस में चुनाव चल रहा है, और वो चुनाव का जो प्रोसेस है वो लगभग 2 साल का होता है। 5 ईयर्स की सरकार चुनने के लिए दे टेक 2 ईयर्स टू डिसाइड, लेकिन हमको 15-20 दिन दे दिए जाते हैं और हमारे नौजवान जो है या लोग जो है वो कैरिड अवे हो जाते हैं। कौन कितना पैसा खर्चा कर रहा है, कौन सी स्टंटबाजी लगा रहा है, कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है, और ये सारे गेम के अंदर वो पता चला 15 दिन निकल गए, हमने एक आधे को वोट दे के चुना लिया, और बाद में 5 साल तक आप उसको कोसते रहे, आप अपने अपने आप को कोसते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल आपकी जिंदगी की यूं निकल गए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि शहर को हम डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाएं, और इस शहर को फिर से फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया, उसकी तरफ हम आगे बढ़ाएं। और हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे पास जो कंपनीज चल रही उसमें से हम रोजगार खींच के लाएं और अपने यहाँ के नौजवानों को दें। जो लीडरशिप है उसका काम है एक ब्रिज के तौर पे काम करना, कि वहां जो जॉब्स निकल रही है उसको आप लाएं, लोगों को दें, नए अलग अलग सेक्टर्स
स्टैब्लिश करें, जहां से जॉब एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। अभी आपको मैं एक छोटी सी बात बता के उसमें करूंगा कि हमने, इन लोगों ने मतलब औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया, बट मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, क्योंकि मैं जिस शख्सियत का कार्यकर्ता हूं, अपने आप को मानता हूं, विलासराव देशमुख साहब, उन्होंने इसका अपोज किया था, उन्होंने ये बिल वापस बनाया था। दूसरा, यहाँ पे एक बड़े नेता हुए हैं गोविंद भाई श्रॉफ, एसबी कॉलेज, जिन्होंने मदद की, उनका एक आर्टिकल है 1995 का मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा अगर आप इस शहर का नाम बदलेंगे तो उसको भी हमने कोर्ट केस में वो किया हुआ है। अब इसमें जब ये हुआ कि जब आपने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, तो इसमें हमको फायदा क्या? जबकि मैं, क्योंकि बिजनेस उससे आता हूँ, एमबीए मैंने किया हुआ है, तो थोड़ा सा फाइनेंस उसमें देखता हूँ। बेहतर होगा कि हम नई महानगर पालिका, जैसे मैंने कहा, उसको हम बनाए संभाजी नगर। बनेगी तो इसी धरती पर, इसी शहर में, कोई आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है इसमें। लेकिन ये होगा कि आप जाके अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है वो अगर आप पढ़ेंगे 1960 का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टैब्लिशमेंट फंड हमको मिलता है सेंटर से। अगर नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश होगी तो हमको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा उसके लिए, तो वो पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। दूसरी चीज, औरंगाबाद को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए, ऐसा 2015 में एक प्रपोजल देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा भेजा गया है, जो यूनेस्को के पास पेंडिंग है। लेकिन इस शहर का नाम बदले जाने के बाद मुझे लगता है वो प्रपोजल कहीं ना कहीं कटाई में पड़ गया। ऐसा कोई वो यूनेस्को डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर आप देखें तो अहमदाबाद को मोदी ने वो यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करवाया हुआ है। वहां तो उन्होंने अपने स्टेट में कोई ऐसा झगड़ा नहीं रखा, लेकिन हमारे पास उन्होंने यहाँ झगड़ा डाल दिया। अब अगर हम इसको फिर से औरंगाबाद कर देते हैं कॉर्पोरेशन को और सिटी को, तो इसके लिए हम भी यूनेस्को से वो डिमांड को प्रेस करें, उसको देखें, और कम से कम 1000 करोड़ हम हेरिटेज और टूरिज्म के नाम से लेके आ सकते हैं। यानी इधर 100 करोड़ का फंड इधर से सेंटर से कम 1000 करोड़ का फंड यूनेस्को से या वर्ल्ड उससे हम लेके आ सकते हैं। यहाँ क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज और ये वो भी है, तो हम चाइना और जापान जैसे कंट्रीज में, जो उन्होंने ऑलरेडी हमको मदद की हुई है आपके एजेंटा एलोरा के लिए, वो भी हम ला सकते हैं और इस शहर के अंदर फिर से डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, खुशहाली कैसी लाई जाए वो सोच सकते हैं। हमको ये भी सोचना है कि एक नया वाटर बॉडी हमको कायम करनी है। जकरिया साहब ने हमको जैकवाड़ी दी, लेकिन उसके बाद हमने कभी तलाश नहीं की कि एक और वाटर बॉडी हो, क्योंकि किसी भी सभ्यता को डेवलप होने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो इन कामों पे, इन मुद्दों पे हम काम करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस 5 साल के लिए ये जो विजन है, ये अगर इसको अचीव करते हैं, इसमें से जो भी हम अचीव करते हैं, इट विल बी सफिशिएंट। ऑन अ लाइटर नोट, फैसल भाई के घर के पास का रोड का काम बाकी है जो वेस्ट में आता है, तो अगर आप जीतते हैं तो क्या आप उनका वो रोड बनाएंगे? मैं कोशिश करूंगा कि फैसल भाई को मैं एक दूसरा अच्छा घर दिखाऊं और उनको वहां से शिफ्ट करवा दूं, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी गाड़ी का जो है वो, आप, मुझे लगता है नीचे का कुछ रेडिएटर या कुछ टूट गया था। तो देखेंगे कि या तो, क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता नहीं, अगर फिर भी मेरे पॉकेट अलाउ करे तो मैं अपने खर्चे से उसको बना दूंगा, और नहीं बना सके तो फैसल भाई को हम कहीं ना कहीं दूसरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ अच्छी सड़क है वहां हम उनको शिफ्ट करवा देंगे। फैसल भाई, इन शॉर्ट, इस जन्म में वो रोड नहीं बनने वाला। आपकी आवाज नहीं आएगी कैमरा में, सो तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कैंडिडेट इंटरव्यू था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन एक हिशाम उस्मानी साहब जैसे बंदे से बात कर, लाइक वो इतने इंटेलेक्चुअल है कि हम लोग बात करते गए, क्वेश्चंस खुद ब खुद आते गए, डिस्कशन पूरा ऑर्गेनिक था। सो थैंक यू सो मच। ये रैप अप नहीं कर रहे हम लोग, एक सवाल बाकी है, आखिरी सवाल। जो सज्जाद नवानी साहब का भी जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने सपोर्ट किया जिस भी कैंडिडेट को आपके अपोजिशन में, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन हम जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो अपने मकसद के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। ये हमने किसी से मदद मांग के नहीं कंटेस्ट की है। हमारा एक मकसद है और उस मकसद को हम काफ़ी प्योर मानते हैं कि हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पहचान हमको वापस चाहिए, चाहे इसके लिए लड़ते लड़ते हमारी जान ही क्यों न चली जाए।
कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वो रंग दे बसंती का जो सीन है, हम सोचते हैं कि कहीं हम वो तो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे। तब इसमें सामने कौन आता है, दैट डजेंट मैटर फॉर अस। इसमें कोई हमारे कैलकुलेशंस नहीं, हम ये देखेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान। हमको अपना शहर चाहिए और चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई नाम डिक्लेयर हुआ है तो मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ इवैल्यूएटिंग पॉइंट्स में जरूर रखना चाहूंगा। जिस पार्टी की बात करें, शिवसेना की, तो उनके सुप्रीमो बड़ी बेशर्मी से ऑन कैमरा ये बात कहते हैं कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद गिराई है और हमको इसका फख्र है। तो पहले क्या है, वो माफी नहीं मांगनी चाहिए उनको मुसलमानों से आके? दूसरी चीज, क्या हमने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को सही मान लिया? सेकंड थिंग, 3 तलाक बिल हो या 370 एब्रोकेशन ऑफ 370 हो, उसमें शिवसेना क्लियर कट बीजेपी के साथ रही। मैंने जब कांग्रेस को नहीं बख्शा आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे, तो मैं शिवसेना को कैसे बख्श दूं? थर्ड थिंग, इस वक्त जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट का जो बिल आया था 2024 में, जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं, जिसका कि जिक्र मेरे मैनिफेस्टो में कि हम एक ब्लास्फेमी एक्ट बनाना चाहते हैं कि अगर कोई किसी की तौहीन करता है नबी की शान में या और किसी मजहबी शख्सियत के, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया है वो पूरी तरीके से क्वैश होना चाहिए, हम उसको जो है तो उसका अपोज करते हैं। तो उस वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट बिल के अंदर शिवसेना के 9 एमपीज जो है वो गायब रहे, जिसके ऊपर हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि तैयार रहे, हाँ शायद हमको इसके लिए जान से भी लड़ना पड़े। और उसी शिवसेना जिसने ये किया, हम उसको कैसे सही मान सकते हैं? थर्ड थिंग, औरंगाबाद का केस, जिसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, वो किसने चेंज किया? उद्धव ठाकरे बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये मेरे बाप का सपना था। मैं भोसले परिवार तक गया, जब मैंने रिजाइन किया तब मैं शिवाजी महाराज के वंशजों से मिला जाके कि आपका क्या टेक है। उन्होंने कहा इसमें तो हमारा कोई टेक ही नहीं है, ना कभी शिवाजी महाराज ने ये बात की, ना कभी संभाजी महाराज ने ये बात की, ना कभी उनके सुपुत्र साहू महाराज ने ये बात की, ना आज तक की जो भोसले 2 परिवार है, कराड़ की गद्दी है और सातारे की गद्दी, उन्होंने कभी ये बात की? इन्होंने उनको अभी संभाजी नगर करने पे बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए यहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ बाल ठाकरे का सपना था। तो जब हम सपोर्ट करते हैं तो क्या हमने संभाजी नगर को एक्सेप्ट कर लेना है? तो बड़ी माजरत से कहना चाहूंगा कि हम संभाजी नगर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हजरात को सपोर्ट, जिस हजरात को सपोर्ट दिया जा रहा है, हजरत को सॉरी, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो हार्डकोर हिंदुत्व की रही है। संभाजी नगर का नाम हमको बिल्कुल तस्लीम नहीं, उनके हर जगह बैनर्स पे संभाजी नगर लिखा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले यहाँ पे औरंगाबाद में एक तरीके से रॉइट्स हुए थे, 2 कम्युनिटीज, दोनों को 2 कम्युनिटीज के बीच में काफी कन्फ्रंटेशन हुआ था। उसमें भी एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज के अंदर, उस रॉइट्स के अंदर भी इनका नाम आया था और वो सारी पेपर में हेडलाइंस बना था। तो खैर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन किसके साथ जाता है कौन किसके साथ नहीं, ये पॉलिटिकल बैटल है। हमको इतना पता है कि हम अपने खुदा के हुजूर में जरूर पेश होंगे और अपना जवाब देंगे, अपना हिसाब देंगे। इसके लिए हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको खुदा की मदद चाहिए। जो दीन हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, हम उस पे चलते हुए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात को हम तस्लीम नहीं करेंगे जो हमको लगता है कि हमारे मजहब से इसमें कोई तफावत नहीं हो रही है। और अगर जो है कोई हम सच हैं तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। और मेरा यही टेक है, कम वॉट में हमारे सामने कौन सी ताकत आती है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरूर अपने शहर के लिए लड़ेंगे और अपने शहर को वापस लेने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। पॉलिटिकल लड़ाई हमने शुरू की है और ये पॉलिटिकल लड़ाई हम बिल्कुल लड़ने वाले हैं। तो सर,
एक क्वेश्चन ये था कि जो कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स अपने पास है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर अपनी ही कम्युनिटी के लोग को एज देयर रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप सारी कम्युनिटीज को के लिए केटर करने के लिए आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, या आपका क्या टेक है? आप कौन सी कम्युनिटी को बेसिकली केटर करेंगे? मुझे लगता है कि अगर कोई कम्युनिटी ये चाहती है कि वो अपने कम्युनिटी के किसी बंदे को लीडर देखे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई डोंट टेक इट एज एनीथिंग रॉन्ग। कम्युनिटी की तो चाहत होती है कि हमारा कम्युनिटी के में से ही कोई लीडर बने, हमारा कोई अपना उस कुर्सी पे बैठा रहे, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, हम उसके पास जा सकें। कहीं ना कहीं कोई रिलेशंस निकलते हैं ताकि लोगों के काम हो सके, और लोगों को लगता है कि भाई ये ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से हमारे इश्यूज को समझ पाएगा, इसलिए कम्युनिटी का लीडर, लोग अपनी कम्युनिटी का लीडर चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एवरी कम्युनिटी वांट्स टू ग्रैब सम शेयर इन पावर, लेकिन उस लीडर का काम है कि वो वहां बैठ के जिस कम्युनिटी से वो आता है उसको भी नर्चर करे, उसको सेटिस्फाई करे, उसका काम करे, लेकिन साथ साथ वो कहीं बायस ना हो जाए। उसका काम है कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज को भी एक जस्ट ट्रीट करे, उसके साथ इनजस्टिस ना करे और इक्वली ट्रीट करे। ये जो बैलेंसिंग है ये लीडर को करनी है। कम्युनिटी तो एक इमोशंस के अंदर वोट करती है। लोग जो होते हैं, जो जिसको हम कहेंगे कि मफाती कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो लोग इस सेंटिमेंट को गलत तरीके की, उनकी गलत सोच से इसको इनकैश कर देना चाहते हैं। तो मैं इसको कोई गलत नहीं मानता कि अगर कम्युनिटी चाहती है कि अपनी कम्युनिटी का लीडर हो, तो उस लीडर का भी काम है कि अपनी कम्युनिटी के साथ वो नरम रहे, सॉफ्ट रहे, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक झुकता माप अगर वो अपनी कम्युनिटी की तरफ भी देता है तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि पता है इस कम्युनिटी का है, तो उसकी अपनी कम्युनिटी के साथ तो डेफिनेटली उसका रहा रहेगा झुकाव। लेकिन साथ ही साथ उसका काम है कि दूसरी कम्युनिटीज को भी इक्वली ट्रीट करे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करे और उनके साथ इंसाफ से रहे। अ, जो आपके जो अपोजिशंस है, तो आप सबसे बड़ा थ्रेट किसको देखते हैं, अगर कोई है तो आपके सामने? मुझे लगता है कि ये लड़ाई विचारों की है, इसलिए मैं किसी इंसान को एज अ थ्रेट नहीं देखता, मैं विचारों को एज अ थ्रेट देखता हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मैं अगर किसी इंसान से डरने लग जाऊं तो मुझे पॉलिटिक्स में रहने का कोई अधिकार नहीं। सामने कौन खड़ा है, वो बड़ा है छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लगता है कि मेरे विचार, मेरी आइडियोलॉजी सही है, तो किसी से बड़े इंसान के सामने भी मैं खड़ा रह सकता हूं, उससे मैं फाइट कर सकता हूं। और इस वक्त तो ऐसा है कि मेरे सामने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ही पार्टी के कई लोग लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, जी। और नारा जो दे रहे हैं वो तो जैसे बात करें, एक तरफ नारा दिया जाता है कि इत्तेहाद और सारा कुछ, लेकिन आप देखें ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, दोनों कैंडिडेट्स एमआईएम के ही लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं। इधर एक नारा दिया जा रहा है जिसको मैं बड़ा वाहियात मानता हूं कि बटोगे तो कट, और जो जो है कट जो बटेंगे भी तो है, कटेंगे। यस 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 यस, लाइक दैट। तो वो खुद बटे हुए, चार कैंडिडेट्स मेरे सामने खड़े हैं और सारे शिवसेना के, ये खुद बटे हुए। इधर जो है वो इत्तेहाद का नारा देने वाले खड़े, तो मुझे हंसी आती है। इसमें मुझे कभी कभी गालिब का वो शेर याद आता है कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये तमाशा ही हो रहा है। इत्तेहाद का नारा देने वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे, सीडीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, देखो जिसने ये किया, देखो जिसने किया। वहां एक हो जाओ का नारा देने वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं पैसे के लिए एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे आइडियल जो इंडिपेंडेंट्स हैं वही भले, जो कम से कम जनता के उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं कि हम आपको जवाब दे हैं, हमारे ये किसी नेता को नहीं। क्योंकि लोग कपड़े की तरीके से पार्टी बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी बदल रहे हैं। मैंने कांग्रेस छोड़िए, आइडियोलॉजी नहीं, मैं आज भी उसी आइडियोलॉजी पे हूँ, उसी गंगा जमनी तहजीब और उसी सेकुलर विचारधारा का कार्य करता हूँ और हमेशा रहना चाहूंगा। इसके लिए इनको मैं चैलेंज नहीं मानता। ये मफाती लोग हैं,
कि आज यहाँ है, कल वहां चले जाएंगे, परसों यहाँ से निकलेंगे तो वहां चले जाएंगे। इनके पास ना कोई विचारधारा की इंपॉर्टेंस है और ना कोई कमिटमेंट है किसी चीज से। मेरा कमिटमेंट है अपने आइडियोलॉजी से, मेरा कमिटमेंट है अपने लोगों से। और मैंने लोगों को ये राइट दिया है, अपने स्पीचेस में मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि एमएलए बनने के बाद अगर मैं कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट एक्वायर करता हूं तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू देम। मैं उनका नुमाइंदा बन के सदन में जाना चाहता हूं, ना कि किसी शरद पवार, ना किसी राहुल गांधी या किसी ठाकरे या किसी ओवैसी। मुझे लगता है कि जनता इज द बेस्ट जज। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इसीलिए मैं उसमें इंडिपेंडेंट ही रहना चाहूंगा। और इनको मैं कोई थ्रेट नहीं मानता। ये लोग तो बेचारे यहाँ से टिकट नहीं मिला तो ये पार्टी में भाग जाते हैं। आपने देखा है सारा कुछ, पार्टियां तो ऐसी बदल रहे हैं लोग। मुझे लगता है जो हमारे सामने थ्रेट्स हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, हेट पॉलिटिक्स एंड द बेसिक जो हम लोग नहीं दे पाए अभी तक, सारे ये लोग जो सरकारें आई, बेसिक नीड्स जो हैं सारी, वो सारे हमारे सामने थ्रेट्स हैं। उस चीज़ को हमको दूर करना है। हमको औरंगाबाद को महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली हमको उसको ले जाना है और उसको आगे बढ़ाना है। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया। अ, एक प्रॉमिस के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरे को आपसे काफ़ी और, लाइक अदर देन पॉलिटिक्स, काफ़ी और चीज़ों पे बात करनी है। तो एक पॉडकास्ट आफ्टर इलेक्शन हम लोग के साथ आप करेंगे। एंड आपको कैसे लगा है सेटिंग प्रोडक्शन पॉडकास्ट? बहुत अच्छा। मतलब एक यूथ तौर पे जिसने भी ये किया है, इट्स अ न्यू कंसेप्ट हमारे शहर में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो तो वाकई इट्स क्वाइट इनोवेटिव, अच्छी चीज़ है। हमारे शहर में ये सब चीज़ें आ रही हैं, हम लोग, हमारी एज में तो नहीं था ये सारा चीज़ें। बट देखो, नई जनरेशन में टैलेंट है और उसको अगर हमारे जैसा थोड़ा सा एक यानी हम आपके क्योंकि बड़े भाई हैं, हमारा सपोर्ट मिल जाए तो आप लोग और आसानी से इसको ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा पाओगे। हमको ये चीज़ें नहीं मिली, कोई बात नहीं, समय का वो था। लेकिन वी आर लकी कि हमको आप जैसे छोटे भाई मिले हैं जो करना चाहते हैं। अब हमारा भी काम है कि आपको सपोर्ट करें, किसी तरीके से हम आपके काम आ सकें। तो मुझे देख के अच्छा लगा ये सारा सेटअप और ये थोड़ा। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। थैंक यू।